हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 14 का वीडियो नंबर 4। तो बेटे ये 14वीं यूनिट का चौथा वीडियो है। और इससे पहले 3 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 14 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड। इसे आप शॉर्ट में ए भी लिख सकते हैं। एमिनो अम्ल के बाद हम पढ़ेंगे बेटे एमिनो अम्लों का वर्गीकरण, कि एमिनो अम्लों का वर्गीकरण हम किन किन आधारों पर कर सकते हैं। उसके बाद बेटे हम पढ़ेंगे एमिनो अम्लों के भौतिक गुण, और भौतिक गुण के बाद हम पढ़ेंगे बेटे एमिनो अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। और उसके बाद हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विध्रुव आयन या ज्विटर आयन। ठीक है, इसे आंतरिक लवण भी कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटे समविभव बिंदु का क्या मतलब होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को आज हमें डिस्कस करना है। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें पढ़ना है एमिनो अम्ल के बारे में। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। एक हेडिंग लिखते हैं एमिनो अम्ल, ये लिखते हैं हम एमिनो अम्ल। आप भी लिखा करो साथ साथ एमिनो अम्ल। और आपको पता है एमिनो अम्ल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एमिनो एसिड। और आप इसे शॉर्ट में ए भी लिख सकते हो। तो एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड का क्या मतलब है, उसके बारे में आज हमें बात करनी है। बेटे एमिनो एसिड को समझने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि किसी भी सजीव के शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? यानी सजीवों का शरीर जिस इकाई से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो ज्यादातर बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे होंगे कि उसे कहते हैं कोशिका। किसी भी जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है। अर्थात जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो किसी भी सजीव के शरीर का निर्माण होता है। इसी प्रकार यदि हम एमिनो एसिड की बात करें, तो जब बहुत सारे एमिनो एसिड के अणु आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एमिनो एसिड प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है, और यही है एमिनो एसिड की परिभाषा। ठीक है बेटे, तो हम लिख सकते हैं कि एमिनो अम्ल के बारे में लिख सकते हैं कि यह प्रोटीन की संरचनात्मक यह प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है। यह प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है। इसका मतलब आप समझ गए कि जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में मिलेंगे तो प्रोटीन बनेगा। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या है? एमिनो एसिड है। ठीक है बेटे, बस अब एक दूसरा सवाल दिमाग में आपके आ रहा होगा कि इसका नाम एमिनो एसिड क्यों है। हमें एक बात का तो पता चल गया है कि जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में मिलेंगे तो प्रोटीन बनेगा। पर एक एमिनो एसिड के अणु की यदि हम बात करें तो इसका नाम एमिनो एसिड क्यों है? आखिरकार क्या बात है ऐसी इसके अंदर? इसका नाम बेटे एमिनो एसिड इसलिए है क्योंकि इसमें एक तो एमिनो ग्रुप होता है, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, और दूसरा होता है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो आप कह सकते हो कि इनमें, इनमें का मतलब किसमें?
एमिनो एसिड की बात कर रहे हैं हम, ये लिख दिया ब्रैकेट में एमिनो एसिड। NH2 ग्रुप यानी एमिनो ग्रुप, व COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल, लिख लो आप, एक ही बात है, कहा जाता है। इनका नाम एमिनो एसिड इसलिए है बेटे क्योंकि इनमें एक तो एमिनो ग्रुप है, एक या एक से ज्यादा, और दूसरे ग्रुप कौन से होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जैसे हम इसका एक एग्जांपल लिखते हैं, चलो अच्छा यहां से समझो आप। मान लो मैं कह दूं कि हमारे पास ये एल्काइल ग्रुप है और यहाँ CH है, ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और ये हो गया एमिनो ग्रुप। देखो एमिनो एसिड, ठीक है, तो एमिनो ग्रुप हो सकता है और एसिड ग्रुप भी हो सकता है। यदि ये दोनों ग्रुप किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो कंपाउंड, वो यौगिक क्या है? एमिनो एसिड है, एमिनो अम्ल है। ये कौन सा ग्रुप है? एमिनो ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। हमें पता चला है ये एमिनो ग्रुप है, एमिनो समूह है। और एमिनो समूह के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि एमिनो समूह जो है क्षारीय होता है। प्रकृति इसकी कैसी होती है? क्षारीय। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, ये बात हमने पहले भी पढ़ी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप कैसे कह रहे हो कि NH2 ग्रुप का नेचर बेसिक होता है, क्षारीय प्रकृति होती है? कारण पता क्या है बेटे? क्योंकि नाइट्रोजन एटम के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और नाइट्रोजन इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी भी दूसरे स्पीसीज को दे सकता है उपसह संयोजक बंध के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि इसकी आदत इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की है, और जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की होती है उसे ही तो हम कहते हैं लुईस क्षार। तो इसका मतलब NH2 ग्रुप क्या है? क्षारीय प्रकृति का है। अब यदि हम यह बात करते हैं COOH ग्रुप की, तो COOH ग्रुप आपको पता ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और नाम में इसके एसिड आ रहा है तो इसका मतलब इसकी प्रकृति एसिडिक है, या आप कह सकते हो हिंदी में अम्लीय प्रकृति। कैसी प्रकृति होती है बेटे? अम्लीय, एसिडिक नेचर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एमिनो एसिड में दो ग्रुप हैं, एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। एमिनो ग्रुप जो है वो क्षारीय प्रकृति दिखाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अम्लीय प्रकृति दिखाता है। अब सवाल कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरीके से दिखाता है अम्लीय प्रकृति, इसका एसिडिक नेचर क्यों होता है? सीधी बात है कि COOH क्या करता है? H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है, इस H पॉजिटिव आयन को छोड़ता है। H पॉजिटिव आयन कह दो या प्रोटॉन कह दो, बात तो एक ही है। तो वो प्रोटॉन को छोड़ेगा, तो जिसकी आदत प्रोटॉन को छोड़ने की अर्थात H पॉजिटिव आयन को रिलीज करने की होती है उसे ही तो बेटे आप एसिड कहते हो, उसे ही तो कहते हो आप एसिड। तो इसका मतलब एमिनो एसिड में एमिनो ग्रुप कैसा नेचर रखता है? क्षारीय। और कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा नेचर रखता है? अम्लीय। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो अगले स्टेप पे मूव कर रहे बेटे, ध्यान से देखियो जरा। अब हम करेंगे एमिनो अम्लों का वर्गीकरण, या आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो अम्लों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो यदि वर्गीकरण की बात हम करते हैं तो कई प्रकार से आप वर्गीकरण कर सकते हो, कई प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हो। उसमें से कुछ मुख्य प्रकारों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे बेटे NH2 जो ग्रुप होता है ना, ये डैश करके यहां लिखूं बॉन्ड बना के, NH2 ग्रुप की स्थिति, NH2 ग्रुप की स्थिति के आधार पर
कि एमिनो ग्रुप कहाँ रखा हुआ है। तो यदि हम एमिनो ग्रुप की स्थिति के बारे में बात करेंगे तो इस आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। एमिनो ग्रुप की स्थिति के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं एमिनो एसिड का। तो इस आधार पर जो सबसे पहला एमिनो एसिड हमें पढ़ना होता है उसे कहते हैं अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो अम्ल लिख लो या फिर अल्फा एमिनो एसिड लिख लो, एक ही बात है। देखो एक बात बताता हूं आपको, मान लो आपके पास COOH ग्रुप है और COOH ग्रुप के इधर एक कार्बन है, फिर एक कार्बन है, फिर एक कार्बन है, फिर एक कार्बन है, इस तरह है। तो आपको समझ जाना चाहिए, ध्यान से सुनो इस बात को, कि जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है उस मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन से जस्ट बराबर वाला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, और इसे कहते हैं बीटा कार्बन, इसे कहते हैं गामा कार्बन, इसे कहते हैं डेल्टा कार्बन। तो जो मुख्य क्रियात्मक समूह वाला कार्बन है उससे जस्ट अगले कार्बन को आप अल्फा कहोगे, इसे बीटा कहोगे, इसे गामा कहोगे, इसे डेल्टा कहोगे। ये बात मैंने पहले भी आपको सिखा रखी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने हेडिंग लिखी है NH2 ग्रुप की स्थिति के आधार पर। यदि NH2 ग्रुप यहाँ अटैच है ना अल्फा कार्बन के ऊपर, तो मैं कहूंगा कि वो अल्फा एमिनो एसिड है। यदि यहाँ अटैच है बीटा कार्बन पर NH2 ग्रुप, भाई एक COOH ग्रुप तो है ही, पर NH2 ग्रुप भी तो होना चाहिए। यदि NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन के ऊपर अटैच है तो अल्फा एमिनो एसिड, बीटा कार्बन के ऊपर अटैच है तो बीटा एमिनो एसिड, इस तरह होगा बेटे अटैच। देखो अल्फा कार्बन पे यहाँ आ गया, गामा के ऊपर अटैच है तो गामा एमिनो एसिड। बहुत सिंपल सी बात है, आपको बस अल्फा बीटा गामा का ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अल्फा कार्बन का मतलब क्या होता है और बीटा कार्बन का मतलब क्या होता है और गामा कार्बन का मतलब क्या होता है, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा कार्बन। तो हमने सबसे पहली हेडिंग लिखी है अल्फा एमिनो एसिड। तो इसमें आप लिख सकते हो कि इनमें NH2 ग्रुप, इनमें NH2 ग्रुप कहाँ होता है बताओ। NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन पर उपस्थित होता है। NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन पर उपस्थित होता है। यदि NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन पर होगा तो आप कहोगे अल्फा एमिनो एसिड है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, चलो देखो एग्जांपल, मान लो RCHCOOH, ये अल्फा कार्बन है, पक्की बात है, इसके जस्ट बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन। यहाँ यदि NH2 ग्रुप अटैच है ना, इसके ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच है, NH2 अल्फा कार्बन के ऊपर, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अल्फा एमिनो एसिड है। इसे कहते हैं बेटे अल्फा एमिनो एसिड। इसका नाम अल्फा एमिनो एसिड क्यों है, क्योंकि जो NH2 ग्रुप है वो अल्फा कार्बन के ऊपर अटैच है। जैसे मैं R के साथ, R की जगह यदि आप H ले लो, HCH COOH और नीचे यहाँ जुड़ा हुआ है NH2, ठीक है। तो ये अल्फा एमिनो एसिड है। अब यदि इसका आप नाम देना चाहते हो तो इसमें कार्बन गिनो कितने हैं, कितने कार्बन है बेटे, 2 कार्बन है, एक और एक 2, ये अल्फा कार्बन है। तो आप अल्फा एमिनो एसिड का इस जगह नाम दे सकते हो अल्फा एमिनो इथेनोइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होता है एल्केनोइक एसिड। IUPAC में क्या नाम होता है, एल्केनोइक एसिड। तो अल्फा एमिनो 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा अल्फा एमिनो इथेनोइक एसिड। अल्फा एमिनो इथेनोइक एसिड, ये इसका नाम होगा बेटे। तो ये तो हुआ है अल्फा एमिनो एसिड। अब नंबर 2 पे बात करते हैं, बताओ क्या नाम लिखूंगा मैं, बीटा एमिनो एसिड। नाम से ही पता चल गया होगा आपको बीटा एमिनो एसिड का मतलब क्या होगा, कि इनमें NH2 ग्रुप कहाँ होगा, इनमें NH2 ग्रुप कहाँ होता है बताओ, बीटा कार्बन पर उपस्थित होता है, बीटा कार्बन पर उपस्थित होता है। तो यदि NH2 ग्रुप बीटा कार्बन पर प्रेजेंट होगा
तो हम कहेंगे कि वो बीटा एमिनो एसिड है। जैसे इसका एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। RCHNH2, बिल्कुल ध्यान से देखना जरा, बीटा पे ही रखा है क्या? CH2COOH। देखो ये तो मुख्य कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन पे NH2 ग्रुप अटैच है, तो आप इसे कह सकते हो बीटा एमिनो एसिड। बीटा एमिनो एसिड, ठीक है। अच्छा, आर की जगह एच रख लो आप, एच नहीं रखते तो CH3 रख लो, एक ही बात है। आर की जगह आप, जैसे ये आपका एमिनो एसिड में आर दिखाया ना हमने, एल्काइल ग्रुप, आर की जगह चाहे आप एच लिखो, चाहे CH3 लिखो, चाहे C2H5 लिखो, चाहे C3H7 लिखो, आप कोई सा भी एल्काइल ग्रुप यहाँ रख सकते हो। कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे मैं आर की जगह यहाँ एच ही रखता हूँ, चलो एच CH CH2 COOH, और यहाँ हमने जोड़ दिया है NH2 ग्रुप। तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो हमें पता है बीटा एमिनो तो लिखना ही है, बीटा एमिनो, ये बीटा एमिनो। कार्बन गिनो, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो प्रोपेनोइक एसिड क्या नाम होगा बेटे? प्रोपेनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड होता है ना, इसमें कितने कार्बन थे? 2, तो हमने इथेनोइक एसिड कहा। इसमें 1 2 3 कार्बन है, तो प्रोपेनोइक एसिड कह दिया हमने, ठीक है। तो ये होते हैं बीटा एमिनो एसिड। अब उसके बाद आ जाते हैं नंबर थर्ड पर। आपको पता चल गया होगा नंबर थर्ड क्या होगा बेटे? गामा एमिनो एसिड। गामा एमिनो एसिड नाम से ही पता चल गया होगा। इनमें NH2 ग्रुप, इनमें NH2 ग्रुप कहाँ होता है बताओ? गामा कार्बन पर होता है। कहाँ होता है? गामा कार्बन पर होता है। अब गामा कार्बन पर NH2 ग्रुप हमें दिखाना है। देखते हैं, चलो यहीं बना देता हूँ स्ट्रक्चर। गामा कार्बन पर यहाँ H, उसके बाद CH, फिर CH2, फिर CH2, फिर अल्फा बीटा गामा COOH, और यहाँ जोड़ेंगे हम NH2 ग्रुप। देखो मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन। गामा एमिनो 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड, क्या नाम होगा? गामा एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड। इसका नाम बेटे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, आप अपनी नोटबुक में नीचे लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है ना बोर्ड पे। गामा एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड, तो इसका नाम होगा गामा एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड, ये इसका नाम होगा, ठीक है। आपको ये नाम नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखना है, ठीक है। तो ये 3 तरह के एमिनो एसिड हमने पढ़े हैं NH2 ग्रुप की स्थिति के आधार पर। अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड और गामा एमिनो एसिड। इसमें सिर्फ एमिनो ग्रुप जो है NH2 ग्रुप, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप फिर अगली बात करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब बेटे हम वर्गीकरण करेंगे दूसरे आधार पर, जिसे आप कह सकते हो रासायनिक प्रकृति। तो एमिनो एसिड का हम वर्गीकरण कर सकते हैं रासायनिक प्रकृति के आधार पर। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक प्रकृति का क्या मतलब है। बेटे रासायनिक प्रकृति का मतलब पता क्या है? रासायनिक प्रकृति का मतलब है कि एमिनो एसिड अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। आपको पता है एमिनो एसिड में 2 ग्रुप होते हैं, एक तो NH2 ग्रुप होता है और एक होता है COOH ग्रुप। और NH2 ग्रुप कैसा होता है? क्षारीय होता है, और ये कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति इसकी होती है COOH ग्रुप की। यदि संख्या में इन और इन ग्रुपों की संख्या बराबर है,
जितने NH2 ग्रुप हैं उतने ही COOH ग्रुप हैं, तो समझो कि हमारा एमिनो एसिड उदासीन होगा। और यदि NH2 ग्रुप ज्यादा हैं और COOH ग्रुप कम है, तो समझो कि हमारा एमिनो एसिड क्षारीय होगा। यदि ये वाले ग्रुप ज्यादा हुए तो एमिनो एसिड कैसा होगा? क्षारीय। यदि ये वाले ग्रुप ज्यादा हुए तो दिया गया एमिनो एसिड कैसा होगा? अम्लीय होगा। और यदि ये दोनों ग्रुप संख्या में बराबर हुए तो एमिनो एसिड कैसा होगा बेटे? उदासीन होगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है। और हमने हेडिंग क्या लिखी है? हमने हेडिंग लिखी है रासायनिक प्रकृति के आधार पर। तो रासायनिक प्रकृति में जो सबसे पहला हमें प्रकार पढ़ना है, यहां लिखते हैं नंबर 1। नंबर 1 लिखते हैं उदासीन एमिनो एसिड। उदासीन एमिनो एसिड। ए का मतलब तो आप समझते हो, एमिनो एसिड। तो उदासीन एमिनो एसिड की खासियत यह है कि इनमें एक NH2, इनमें एक NH2 व एक COOH ग्रुप होता है। यदि एक NH2 ग्रुप होगा और एक ही COOH ग्रुप होगा तो ऐसा एमिनो एसिड क्या कहलाएगा बेटे? उदासीन एमिनो एसिड। जैसे इसका एक एग्जांपल आप लिख सकते हो, इसका एग्जांपल लिख सकते हो, NH2 लिया और ये ले लिया हमने CH2 और ये ले लिया COOH। इसमें एक ही NH2 ग्रुप है जिसकी प्रकृति क्षारीय है और एक ही COOH ग्रुप है जिसकी प्रकृति अम्लीय है। इस एमिनो एसिड को हम कहते हैं ग्लाइसीन। क्या कहते हैं? ग्लाइसीन। ध्यान रखेंगे, इसका नाम क्या होता है? ग्लाइसीन होता है। तो ग्लाइसीन एक उदासीन एमिनो एसिड है क्योंकि इसके पास एक NH2 ग्रुप है और एक ही COOH ग्रुप है। एक ही क्षारीय प्रकृति दिखाने वाला ग्रुप है और एक ही अम्लीय प्रकृति दिखाने वाला ग्रुप है। अब आ जाते हैं नंबर 2 पर। ये था उदासीन एमिनो एसिड। अब हम पढ़ेंगे बेटे अम्लीय। अम्लीय एमिनो एसिड। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, अम्लीय एमिनो एसिड यानी कि इसमें COOH ग्रुप ज्यादा होंगे। तो आप लिख सकते हो इनमें एक NH2 ग्रुप परंतु 2 या 2 से अधिक कर दो, 2 या अधिक COOH ग्रुप होते हैं। समझ रहे आप? मतलब NH2 ग्रुप जो क्षारीय प्रकृति वाला है वो तो एक ही है, और जो COOH ग्रुप है जो अम्लीय प्रकृति वाले, वे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल देखो आप, NH2 ग्रुप ये है और CH है और यहां जोड़ते हैं CH2 और इस पे भी जोड़ते हैं COOH ग्रुप। और देखो COOH ग्रुप कितने हैं इसके पास बेटे? 2 हैं। और NH2 ग्रुप क्या है? 1 है। तो COOH ग्रुप यानी अम्लीय लक्षण दिखाने वाले ग्रुप कितने हैं? 2 हैं। और क्षारीय लक्षण दिखाने वाला NH2 ग्रुप 1 है। इसलिए हम कहेंगे कि इस एमिनो एसिड की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी, क्योंकि अम्लीय ग्रुप कितने हैं? 2, और क्षारीय ग्रुप कितने हैं? 1 है केवल। इसे कहते हैं बेटे एस्पार्टिक एसिड। इसका नाम एस्पार्टिक एसिड है। आप ध्यान रखेंगे, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है। और इसका एक नाम और भी है, वो भी लिख लो। इसे अल्फा एमिनो सक्सिनिक एसिड भी कहते हैं, अल्फा एमिनो सक्सिनिक एसिड। ठीक है। अब आ जाते हैं हम नंबर 3 पर। नंबर 3 उदासीन हो गया, अम्लीय हो गया, अब है क्षारीय। क्षारीय एमिनो एसिड। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा क्षारीय एमिनो एसिड कि इसका जस्ट उल्टा लिखूंगा, इनमें केवल एक
इनमें केवल एक कौन सा ग्रुप होगा? COOH ग्रुप। परंतु दो या अधिक कौन से ग्रुप लिखूंगा मैं? NH2 ग्रुप होते हैं। ठीक है बेटे, जो क्षारीय ग्रुप हैं वे दो या दो से ज्यादा होंगे, यानी एमिनो ग्रुप, NH2 ग्रुप। इसका भी एक एग्जांपल लिख लो आप, जैसे NH2 और ये लिख दिया CH2 का होल 4। इसका मतलब तो आप समझते हो, इसका मतलब है CH2 को 4 बार लिखने से अच्छा है कि आप उसका होल 4 कर दो, तो ये 4 बार ही लिखा गया है। और यहाँ CH है, और यहाँ COOH है, और यहाँ भी NH2 है। जरा इस कंपाउंड को देखो ध्यान से, इसमें COOH ग्रुप तो बेटे एक ही है, पर NH2 ग्रुप कितने हैं? 2 हैं। इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर होगा बेसिक, क्षारीय प्रकृति होगी, क्योंकि इसमें एमिनो ग्रुप 2 हैं जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसका नाम होता है बेटे लाइसीन। लाइसीन कहते हैं इसे, लाइसीन। एमिनो एसिड का नाम लाइसीन होता है, इस वाले एमिनो एसिड का नाम। तो ये हुआ प्रकृति के आधार पर, रासायनिक प्रकृति के आधार पर 3 तरह के हैं, उदासीन, अम्लीय और क्षारीय। अब हम बात करेंगे एक और प्रकार से, वर्गीकरण कर लो चलो। अच्छा, शरीर की आवश्यकता के आधार पर। देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, शरीर की आवश्यकता। आपको पता है एमिनो एसिड की जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी को, क्योंकि एमिनो एसिड से मिलकर बनता है प्रोटीन। तो शरीर को जिन एमिनो एसिड की जरूरत बाहर से पड़ती है, किन की पड़ेगी जरूरत बाहर से? बाहर से उन एमिनो एसिड की जरूरत पड़ेगी जिनका निर्माण हमारी शरीर में, हमारी बॉडी में ना होता हो। तो जिन एमिनो एसिड का निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता है, उन एमिनो एसिड को भोजन के रूप में हमें बाहर से लेना पड़ता है। इसलिए ऐसे एमिनो एसिड को हम कहते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एसेंशियल एमिनो एसिड। तो आवश्यक एमिनो अम्ल तो वे हैं, चलो लिखते हैं, के आधार पर लिखते हैं। चलो, नंबर 1 आवश्यक एमिनो अम्ल। अब आवश्यक हैं हमारे शरीर के लिए, एसेंशियल हैं, इसलिए हैं क्योंकि इनका निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता है, हमारे शरीर में नहीं होता है, इसलिए इन्हें हमने कहा है आवश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इनका निर्माण मनुष्य शरीर में नहीं होता है। समझ रहे हो आप? इनका निर्माण मनुष्य के शरीर में नहीं होता है, इसलिए इन्हें भोजन में लेना क्या है? आवश्यक है। भोजन में लेना आवश्यक है, इसलिए कहा गया इन्हें आवश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है बेटे, जैसे इनका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे वेलिन है। वेलिन एक आवश्यक एमिनो अम्ल है। ठीक है, ल्यूसीन है, ल्यूसीन भी एक आवश्यक एमिनो अम्ल है। इस तरह के कुछ एमिनो अम्ल हैं, लगभग 10 हैं, इनकी संख्या कितनी है? 10। ठीक है, जैसे आपका एक दो और लिख दूं मैं, ट्रिप्टोफेन भी एक आवश्यक एमिनो अम्ल है। और हिस्टीडीन भी लिख लो आप, ये थोड़े आसान से नाम मैंने आपको लिखा दिए। हिस्टीडीन भी एक आवश्यक एमिनो अम्ल है।
इन्हें हमें भोजन के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। ये तो थे नंबर 1 आवश्यक एमिनो अम्ल। अब आ गए हम नंबर 2 पर। इन्हें आप कह सकते हो अनावश्यक, नॉन एसेंशियल, अनावश्यक एमिनो अम्ल। अनावश्यक एमिनो अम्ल, इनका निर्माण मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में हो जाता है या होता रहता है, होता रहता है। इसलिए इन्हें भोजन के रूप में, इन्हें भोजन के रूप में लेना आवश्यक नहीं है, लेना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, इसलिए तो कहा अनावश्यक, भोजन के रूप में लेना आवश्यक नहीं होता इन्हें, इसलिए इन्हें कहा अनावश्यक एमिनो अम्ल। जैसे इनके भी कुछ एग्जाम्पल लिख लो आप। जैसे ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन अभी मैंने कराया था आपको ग्लाइसिन ऊपर, ये देखो ये ग्लाइसिन है, NH2CH2COOH। जैसे टायरोसिन है, टायरोसिन, ठीक है बेटे। सिस्टीन है, चलो ऐसे लिख लो सिस्टीन, एक ही बात है। सिस्टीन के बाद एस्पार्टिक एसिड है, चलो एस्पार्टिक एसिड भी लिख देते हैं, एस्पार्टिक एसिड लिख दो या अम्ल लिख दो, एस्पार्टिक अम्ल। तो इनको तो कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा, 2-3 नाम आपको याद रखने चाहिए। और यहाँ एक काम करो आप, यहाँ पे जो है मात्रा बड़ी ई की लगा लो, क्योंकि यहाँ भी हमने बड़ी ई की लगाई है, तो इसका नाम ऐसे लिख लो आप, सिस्टीन। ठीक है, तो हमें पता चला है कि हम एमिनो अम्लों का वर्गीकरण 3 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से कर सकते हैं बेटे? 3 प्रकार से मैंने एमिनो अम्लों का वर्गीकरण आपको सिखाया है। नंबर 1 पे सिखाया है NH2 ग्रुप की प्रकृति के आधार पर, NH2 ग्रुप कहाँ रखा है उसकी स्थिति के आधार पर। फिर रासायनिक प्रकृति के आधार पर बताया है, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय। और NH2 ग्रुप की स्थिति के आधार पर बताया था अल्फा, बीटा, गामा। शरीर की आवश्यकता के आधार पर बताया आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल। तो 3 प्रकार से आप वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे। चलो हम ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम बात करेंगे एमिनो अम्लों के भौतिक गुणों के बारे में। तो एमिनो एसिड के भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस इनमें से भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए थोड़े से पॉइंट हम डिस्कस करेंगे भौतिक गुणों वाले। इसमें सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो एमिनो एसिड होते हैं ना बेटे, एमिनो एसिड रंगहीन होते हैं, पहली बात। और बेटे स्वाद में होते हैं मीठे और क्रिस्टलीय होते हैं बेटे, क्रिस्टलीय, ठोस होते हैं। ये चीज तो आप ध्यान रख सकते हो कि जितने भी अमीनो एसिड हैं वे सारे रंगहीन हैं और स्वाद में मीठे हैं और क्रिस्टलीय, ठोस हैं। ठीक है बेटे। नंबर 2, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इनके गलनांक
जो एमिनो एसिड हैं इनके गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। एमिनो एसिड के गलनांक उच्च होते हैं। अब सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों है? क्योंकि एमिनो एसिड में दो ग्रुप हैं, NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप। इन दो ग्रुप्स में एबिलिटी है, योग्यता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं ना, तो मैं लिख देता हूं यहां हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, मतलब इनके गलनांक उच्च इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर बन जाते हैं कौन से बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। नंबर 3, तीसरी बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरी बात, ध्यान से समझेंगे। एमिनो एसिड जो है बेटे वो जल में तो घुलनशील होते हैं, जल में क्या होते हैं? घुलनशील। भाई एमिनो एसिड तो एक कार्बनिक पदार्थ है और कार्बनिक पदार्थों को तो जल में नहीं घुलना चाहिए। यदि हम सामान्य बात करते हैं, हमने यहाँ लिखा है कि ये जल में घुलनशील व कार्बनिक विलायकों में, बिल्कुल ध्यान से समझना, कुछ अजीब लगेगा आपको, वे कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं। ये तो बड़ी अजीब बात होगी, कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं। इसका उल्टा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था कि एमिनो एसिड कार्बनिक विलायकों में तो घुल सकते और जल में ना घुल सकते, तो हमें लगता नॉर्मल। पर ये तो बिल्कुल उल्टी बात होगी, एबनॉर्मल बात होगी, असामान्य बात होगी। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा पता क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये द्विध्रुव, क्योंकि ये द्विध्रुव आयन, या द्विध्रुव आयन का नाम एक और है जो बहुत फेमस है, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन, या इसका नाम एक और है बेटे, या फिर आप इसे कह सकते हो आंतरिक लवण, आंतरिक लवण बनाते हैं। अब ये क्या मुसीबत है, किस तरह हमें समझ में आएगा और इससे फायदा क्या है? क्या द्विध्रुव आयन या ज्विटर आयन या आंतरिक लवण, कुछ भी कह दो, पानी में घुलनशीलता को बढ़ाएगा? तो मैं कहूंगा हाँ बेटे बिल्कुल बढ़ाएगा। कैसे होता है और क्या होता है ज्विटर आयन? देखो जरा ध्यान से देखो। आपको पता है कि हमारे पास जो एमिनो एसिड है उसकी संरचना ऐसी होती है, NH2 CH2 COOH, और ये यहाँ है, ये NH2 है, RCH2 COOH, यहाँ जुड़ा होता है NH2। तो इस एमिनो एसिड की एक खासियत होती है, देखते हैं ध्यान से क्या खासियत होती है। खासियत ये होती है कि ये जो हिस्सा है क्या है? एसिडिक है नेचर, ये वाला हिस्सा अम्लीय है, और अम्ल की आदत क्या होती है? H पॉजिटिव आयन रिलीज करने की। तो यहाँ से ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, यहाँ से इसने H पॉजिटिव आयन छोड़ दिया, क्योंकि इसकी आदत क्या है? अम्लीय नेचर है, इसकी अम्लीय प्रकृति है। तो H पॉजिटिव आयन को तो छोड़ ही देगा, प्रोटॉन को तो त्याग ही देगा ये। और ये वाला जो ग्रुप है NH2 ग्रुप, इस NH2 ग्रुप की आदत क्या है? क्षारीय, यानी कि इसकी आदत प्रोटॉन लेने की है। तो उसकी आदत प्रोटॉन देने की है और इसकी आदत प्रोटॉन लेने की है, क्योंकि वो अम्लीय प्रकृति दिखाता है, ये क्षारीय प्रकृति दिखाता है। तो आखिरकार होता क्या है? RCH2, यहाँ क्या बनेगा? COO नेगेटिव बन जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा बेटे? NH2 था, एक H और आया पॉजिटिव चार्ज लेके, तो NH3 पॉजिटिव। तो यदि आप जब भी आज से पहले किसी भी आयन को देखे थे, आज से पहले आपने जितने भी आयन देखे थे वो ऐसे थे, या तो कोई धन आयन था, या तो कोई ऋण आयन था, या तो कोई कैटायन था, या तो कोई एनायन था, या तो कोई धनावेशित आयन था, या तो कोई ऋण आवेशित आयन था। पर आज इस आयन को देखो तो सही, जब इस आयन को आप देख रहे हो तो यह आयन तो ऐसा है कि इसके ऊपर धन आवेश भी है और ऋण आवेश भी है, इसके ऊपर धन ध्रुव भी है और ऋण ध्रुव भी है,
इसलिए ऐसे आयन को हम कहते हैं द्विध्रुव आयन। क्या कहते हैं? द्विध्रुव आयन, क्योंकि इसके पास धन ध्रुव और ऋण ध्रुव दोनों है। और इस द्विध्रुव आयन को ही हम ज्विटर आयन भी कहते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्विटर आयन। इसे ही कहते हैं ज्विटर आयन, और इसे ही कहते हैं आंतरिक लवण, क्योंकि धन आवेशित हिस्सा और ऋण आवेशित हिस्सा दोनों ही इस अणु के अंदर हैं। ठीक है बेटे, तो इसे हम कहते हैं ज्विटर आयन। इन तीनों में से एक नाम मैंने यहां लिख दिया, ज्विटर आयन। वैसे आप द्विध्रुव आयन भी कह सकते हो। अब सवाल ये खड़ा हुआ है कि ठीक है सर, ये द्विध्रुव आयन या ज्विटर आयन बन गया है, यानी हमारा एमिनो एसिड ज्विटर आयन के फॉर्म में रहता है, तो इससे कैसे पता चलता है कि पानी में घुल जाएगा? बेटे इससे ही तो पता चलता है। पानी, जल, उसकी प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय। आपको पता है जल का एक सिरा पॉजिटिव एक सिरा नेगेटिव होता है। यदि जल का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ऐसा ही तो होता है, ऐसी संरचना आपको बनवाई जाती है जल की। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ को सरके हुए होते हैं और इसके भी, जिसके कारण ऑक्सीजन पर 2 इकाई आंशिक ऋणावेश आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हाइड्रोजन से दूर गया तो हाइड्रोजन पर 1 इकाई आंशिक धनावेश, और इस हाइड्रोजन पर भी 1 इकाई आंशिक धनावेश आ जाता है। तो जल का यदि ऊपर वाला हिस्सा देखोगे ऋण ध्रुव है या नहीं है, नीचे वाला हिस्सा देखोगे तो धन ध्रुव है या नहीं है, बताओ। तो जल तो अपने आप एक ध्रुवीय विलायक है, और जल ध्रुवीय विलायक है तो ध्रुवीय पदार्थों को तो अपने अंदर घोल ही लेगा बेटे, ध्रुवीय पदार्थों को तो अपने अंदर घोल ही लेगा। तो इसलिए हमें पता चला है कि जो एमिनो एसिड होते हैं वे एमिनो एसिड पानी में इसलिए घुल जाते हैं क्योंकि एमिनो एसिड किस में बदले हुए होते हैं, किस में बदल जाते हैं? ज्विटर आयन में या द्विध्रुव आयन में, और इसमें बदलने के कारण वे ध्रुवीय प्रकृति दिखाने के कारण पानी में घुल जाते हैं। क्या केवल यही कारण है जल में घुलनशीलता का, एमिनो एसिड की? तो यहाँ कुछ बच्चों का दिमाग जरूर काम कर रहा होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये NH2 ग्रुप क्या बनाए, हाइड्रोजन बॉन्ड। जो NH2 ग्रुप है या NH3 कुछ भी कह दो आप इसे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो बना सकता है पानी के साथ। क्या इस बात को सोचा है आपने? तो खाली ज्विटर आयन ही इतना कारगर नहीं है जल में घुलनशीलता के मामले में, एक दूसरा फैक्टर भी है, और दूसरा फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण भी एमिनो एसिड पानी में घुल जाते हैं। ध्यान रखोगे आप इस चीज को? अच्छा एक बात और बताता हूं आपको, बहुत अच्छी। नंबर 3 था ना, नंबर 4, यदि हम ग्लाइसिन की बात करें ना बेटे, आप ग्लाइसिन को तो छोड़ दो, चलो ग्लाइसिन को छोड़कर, ग्लाइसिन 2 बार मैंने पहले भी आपको पढ़ा दिया, 2 बार पढ़ा दिया, तीसरी बार नाम मैं लिख रहा हूं यहाँ ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन को छोड़कर सभी, ध्यान से समझियो क्या लिख रहा हूं, सभी प्राकृतिक अल्फा एमिनो एसिड किरैल प्रकृति के होते हैं या किरैल होते हैं, बस ऐसे ही लिख दिया मैंने। देखो कुछ बुक्स में लिखा हुआ है किरैल, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है किरल, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है चिरैल, और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है चिरल। इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप किरैल कह दो, किरल कह दो, चिरैल कह दो, चिरल कह दो, एक ही बात है। या आप इसे हिंदी में कह सकते हो असममित। क्या कह सकते हो? असममित। जैसे मैं, आपको पता है ना, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, चलो अच्छा, मान लो ये कार्बन है कोई बीच में, क्या है? कार्बन। इसके ऊपर जुड़ा हुआ है CO2 नेगेटिव, यहाँ H जुड़ा हुआ है, और यहाँ NH2 जुड़ा हुआ है। NH2 नहीं, NH3 कर दो, NH3 पॉजिटिव, और यहाँ जुड़ा हुआ है CH2OH। देखो इसे देखो ध्यान से, देखो CO2 नेगेटिव से कंफ्यूज ना हो जाइए कोई भी। चलो मैं इसे दूसरे तरीके से लिखता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो CO2 नेगेटिव कहाँ से आ गया। COO नेगेटिव को तो जानते हो, देखो COO नेगेटिव, ये COO नेगेटिव यहाँ भी है, NH3 पॉजिटिव ये वाला यहाँ भी है, तो
तो एमिनो एसिड है ये एमिनो एसिड के यदि कार्बन एटम को इसे देखोगे तो क्या चारों तरफ इसके जुड़े हुए ग्रुप एक जैसे हैं? ये चारों अलग अलग हैं। जब चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं तो इसे कहते हैं किरैल। क्या कहते हैं बेटे? किरैल। ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये कन्फिग्रेशन जस्ट अपोजिट हो जाए, इधर H था, H इधर आ गया और NH3 पॉजिटिव इधर आ गया, ये CO2 नेगेटिव या COO नेगेटिव यहाँ है और नीचे है हमारा CH2OH। तो ये संरचनाएं दोनों ऐसी है कि इनमें जो बीच में कार्बन परमाणु है ना, ये वाला और ये वाला, इसके चारों तरफ जुड़े हुए ग्रुप, चारों ग्रुप अलग अलग हैं। इसे कहते हैं किरैलिटी। क्या कहते हैं? किरैलिटी। और ये किरैल प्रकृति के होते हैं। ग्लाइसिन को छोड़कर सभी प्राकृतिक अल्फा एमिनो अम्ल कैसे होते हैं? किरैल होते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, यदि कोई नाम पूछता है तो इसे हम एल फॉर्म सेरीन कह सकते हैं। इस एमिनो एसिड का नाम है सेरीन। ठीक है। इसे आप एस भी कह सकते हो, एस फॉर्म। और ये एल है तो वो क्या हो जाएगा? डी। तो इसे मैं कह सकता हूँ डी फॉर्म सेरीन। और डी फॉर्म सेरीन को आप कह सकते हो, जैसे इसे आपने एस कहा है तो उसे फॉर्म को हम कहते हैं आर। ठीक है। आर एस कॉन्फ़िगरेशन। आर एस कॉन्फ़िगरेशन में हमने लिखा है, जैसे डीएल में आप लिखते हो डी एल, डी फॉर्म, एल फॉर्म, आर फॉर्म, एस फॉर्म। ये सारी चीजें 11th क्लास में हमने पढ़ी थी और यदि कहीं आगे डिटेल आई तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे 11th में आपने पढ़ लिया था एल फॉर्म, डी फॉर्म क्या होता है। तो ये थे भौतिक गुण जो हमें डिस्कस करने हैं। अब आते हैं बेटे अगले स्टेप पे। अब हम बात करते हैं रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण किसके पढ़ने जा रहे हैं हम? एमिनो एसिड के। ये लिख दे यहाँ में, एमिनो एसिड लिख दिया मैंने। एमिनो एसिड के रासायनिक गुणों को डिस्कस करेंगे। चलो देखो बेटे, आपको एक बात समझ में आई होगी कि एमिनो एसिड में दो ग्रुप होते हैं। एक तो COOH ग्रुप होता है और एक होता है NH2 ग्रुप। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिखाता है और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं NH2 ग्रुप यानी एमिनो ग्रुप दिखाता है। तो हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं को अलग पढ़ेंगे और इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं को अलग पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं COOH ग्रुप की। तो मैं यहां लिखता हूं COOH ग्रुप के कारण, या की लिख दो, COOH ग्रुप की रासायनिक अभिक्रियाएं। मतलब ऐसे कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं जो COOH ग्रुप के कारण हमें दिखाई देते हैं एमिनो एसिड में। बहुत सिंपल से रिएक्शंस हैं। आपको मैंने बेटे एमीन भी पढ़ा दिया तो ये वाले रिएक्शंस भी आपको सारे आ जाएंगे एकदम, 2-4 रिएक्शन जो मैं बताऊंगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी मैंने करा रखा है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर तो करा दिया ना, उसमें हमने इसके बहुत सारे गुण पढ़े थे, रासायनिक गुण। और एमीन हमने पढ़ा था तो इसके बहुत सारे रासायनिक गुण पढ़े थे। तो मैं ज्यादा डिटेल में तो यहाँ ले जाने का नहीं आपको, क्योंकि कोर्स में तो बहुत ही कम है, पर फिर भी मैं कुछ रिएक्शंस यहाँ आपको करा दूंगा। देखो जरा, एक रिएक्शन देखो, RCH, ये NH2 ग्रुप है और ये है COOH ग्रुप। हम सारे रिएक्शन यहाँ करेंगे COOH पे। यदि आप इसका रिएक्शन NaOH के साथ करा दोगे ना, NaOH क्या है? क्षार है। तो सबको पता है कि अम्ल में से तो H निकलेगा और क्षार में से निकलेगा OH। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो H2O, वैसे कोई आवश्यकता तो है नहीं साइड प्रोडक्ट लिखने की। प्रोडक्ट हमारे पास आएगा RCH, यहाँ NH2 है और ये सोडियम साल्ट बन जाएगा एमिनो एसिड का। ठीक है। यदि मैं इसे कहूं अल्फा एमिनो एसिड तो मैं कहूंगा इसे सोडियम साल्ट ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, समझ में आई ना बात? सोडियम साल्ट ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, बोर्ड पे जगह नहीं बची, आगे समझाऊंगा रिएक्शन। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन को देखो बेटे, आप कर लोगे क्या? ये है हमारे पास
CHNH2 COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला रिएक्शन है ये भी। इसमें हम रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल के साथ। जैसे मैं कहता हूं C2H5OH के साथ रिएक्शन कराते हैं। आपको पता है एस्टरिफिकेशन है, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH, ये H2O निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट, और हमारे पास क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। कैसा, देखो R ज्यों का त्यों है, CH भी ज्यों का त्यों है, NH2 भी ज्यों का त्यों है, और COO, और ये है C2H5। ठीक है, एल्काइल एल्काइल एस्टर। अल्फा कार्बन पर क्या है, एमिनो ग्रुप भी प्रेजेंट है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। अच्छा चलो इस रिएक्शन को देखो, कर लोगे क्या आप। हमारे पास है RCHNH2 COOH को थोड़ा सा मैं ऐसे लिखूंगा COOH को, क्योंकि मुझे इस बार करना है अपचयन, रिडक्शन। यहां लिखते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और लिखते हैं 4H यहाँ चाहिए क्योंकि डबल बॉन्ड तोड़ना है। 2H तो ऊपर जुड़ जाएंगे, 2H नीचे जुड़ जाएंगे। आपको पता है H2O निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आएगा RCHNH2, और यहाँ क्या आएगा बेटे, CH2 ही तो आएगा, C के साथ 2H और ये OH, साथ में H2O भी बनेगा, ये भी बनेगा साइड प्रोडक्ट। तो एल्कोहल जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था वो एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो मुख्य रूप से 3 रिएक्शंस आपको याद रखनी है COOH ग्रुप वाली। अब हम बात करेंगे NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप की बात करते हैं, चलो। NH2 ग्रुप के कारण, NH2 ग्रुप के कारण अभिक्रियाएं। तो NH2 ग्रुप यानी एमिनो ग्रुप कौन कौन से रिएक्शंस दिखाता है वो भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना बेटे इस बारे में। कुछ रिएक्शंस करते हैं जिससे थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको हो जाए। देखो RCH, इस बार मैं नीचे रखूंगा COOH को, और सामने फ्रंट पे रखूंगा NH2 ग्रुप को। जरा इस रिएक्शन को देखो, ये NH2 ही तो लिखा ना मैंने। यदि मैं आपको कह दूं कि इसका रिएक्शन हमें कराना है CH3COCl के साथ, तो सिंपल सी बात है, यहां से H और यहां से Cl निकल जाएगा। HCl लिखना चाहो तो लिख दो, साइड प्रोडक्ट लिखने की इतनी जरूरत नहीं होती है। मेन प्रोडक्ट आपको पता ही है RCH, यहाँ क्या है बेटे COOH, और ये NH है, और यहाँ COCH3। इसे कहते हैं एसाइलेशन। ये एसाइलेशन रिएक्शन है, एसिटाइलीकरण भी आप इसे कह सकते हो। अच्छा इस रिएक्शन को देखो, आप कर लोगे क्या। RCH COOH को हमने नीचे रखा है क्योंकि हमें दिखाना है NH2 वाले रिएक्शन, ये है। और यदि मैं कहूं कि इसके ऊपर आपको नाइट्रस एसिड का रिएक्शन करना है HNO2 का, तो ये तो रिएक्शन सिखा रखा है, ये बॉन्ड टूट जाएंगे, OHNO, यही तो बनेगा प्रोडक्ट। ये कौन सी गैस निकली, N2, ये H2O। मेन प्रोडक्ट है RCH COOH, और यहाँ CH के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, OH, ये तो बनेगा मेन प्रोडक्ट, और साथ में N2 गैस भी बनेगी, और H2O भी निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। ठीक है बेटे, तो ये रिएक्शन तो एमीन में मैंने आपको सारी सिखाई दी थी, एमीन वाला यूनिट जो हमने पढ़ा था। अच्छा इस रिएक्शन को देखो, RCH COOH, और ये है हमारा NH2, इसके ऊपर रिएक्शन करना है NOCl का, ये भी सिखा रखा है। ClNO ऐसे सिखा रखा है, तो ये क्या बनेगा, RCHCl COOH, ये तो मेन प्रोडक्ट है, और ये N2 गैस निकलेगी, और प्लस ये क्या बनेगा, H2O। तो इस तरीके से रिएक्शंस आपको करनी आनी चाहिए बेटे। अच्छा
एक रिएक्शन और कर लो, चलो, RCH COOH और ये है यहाँ NH2, ये है, हमें रिएक्शन करना है HCHO से, फॉर्मल्डिहाइड। चलो इसे ऐसे लिख लो, CH2O, ये फॉर्मल्डिहाइड है। तो यहाँ से तो निकलेगा H2 और यहाँ से O, H2O निकल जाएगा। और H2O निकलने से क्या बनेगा, N के बाद डबल बॉन्ड से क्या जुड़ेगा, CH2, N के बाद डबल बॉन्ड से CH2, RCH COOH, उसके बाद N है और डबल बॉन्ड से जुड़ता है CH2, ये तो मेन प्रोडक्ट है, प्लस आपको पता है H2O, साइड प्रोडक्ट, यहाँ भी क्या निकलेगा, H2O, ये साइड प्रोडक्ट बनेगा। तो ये रिएक्शंस हैं कुछ जो आपको ध्यान रखनी है। अब आप एक काम करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बस, अभी ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम अगले स्टेप पर आ गए हैं, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक इस बार हम पढ़ेंगे द्विध्रुव आयन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था द्विध्रुव आयन का क्या मतलब होता है। द्विध्रुव आयन, या इसे आप कहते हो ज्विटर आयन। ज्विटर आयन के नाम से ज्यादा फेमस है ज्विटर आयन, या कुछ बच्चे इसे कहते हैं आंतरिक लवण। आंतरिक लवण, तो ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं, और किसके हैं, एमिनो अम्ल के एक विशेष रूप के। एमिनो अम्ल का एक स्पेशल कैरेक्टर है, उसका नाम है, क्या है बेटे, ज्विटर आयन। देखो क्या होता है ज्विटर आयन, मान लो आपके पास एमिनो एसिड है RCH और ये NH2, ये एमिनो एसिड है। आपको सबको पता है कि एमिनो एसिड में ये COOH ग्रुप कैसा है, अम्लीय है। इसकी आदत क्या है, प्रोटॉन को छोड़ने की, मींस H पॉजिटिव को छोड़ने की। और ये कैसा ग्रुप है, NH2 ग्रुप कैसा है, प्रकृति में क्षारीय, इसकी आदत है प्रोटॉन को ग्रहण करने की। तो होता यह है कि जब आपके पास कोई एमिनो एसिड होता है ना, ये एमिनो एसिड है, और इस एमिनो एसिड का आप विलियन बनाते हो, जैसे आपने जलीय विलियन बना लिया, तो जलीय विलियन में ये अपना नेचर दिखाएगा, ये अपना नेचर दिखाएगा। यदि आप इस एमिनो एसिड को पानी में घोल दोगे, पानी में तो घुलनशील होता ही है एमिनो एसिड, आपको पता है, ठीक है। कार्बनिक विलायकों में इतना घुलनशील नहीं होता, या फिर यूं कह सकते हो कि यह घुलनशील होता है, पर पानी में तो घुलेगा ही एमिनो एसिड, अभी हमने पढ़ा है भौतिक गुणों में। तो होता क्या है बेटे, यदि आपने एमिनो एसिड को पानी में घोल दिया, तो पानी में COOH ग्रुप क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा, और यदि इसने H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर दिया तो ये बन जाएगा COO नेगेटिव, यानी कि इसकी आदत है H पॉजिटिव आयन को रिलीज करने की, ये H पॉजिटिव आयन को बाहर निकाल देगा, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन के जोड़े को वहां छोड़कर इसके ऊपर। और इसकी आदत है प्रोटॉन को, यानी H पॉजिटिव आयन को ग्रहण करने की, तो NH2 बदल जाता है NH3 पॉजिटिव में, इसमें बदल जाता है। अब आप यहाँ एक बात समझ सकते हो, सुनो ध्यान से बिल्कुल, ये जो आयन आपको मिलता है जिसके ऊपर एक सिरा धन आवेशित और एक सिरा ऋण आवेशित होता है, इस आयन को हम कहते हैं ज्विटर आयन। क्या कहते हैं बेटे, ज्विटर आयन, इसका नाम है ज्विटर आयन, इसका नाम ज्विटर आयन है। या फिर आप इसे कह सकते हो द्विध्रुव आयन, क्योंकि इसमें दो ध्रुव हैं, धन ध्रुव भी है और ऋण ध्रुव भी है। या आप इसे आंतरिक लवण भी कह सकते हो। अब यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। क्या कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन ये होता है कि ये जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करा है इसने COOH ग्रुप ने, वो ही H पॉजिटिव आयन यहाँ NH2 ग्रुप क्या करेगा, स्वीकार करेगा और NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ दो बातें हो सकती हैं, दोनों बातों को ध्यान से समझना है आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यदि आप एमिनो एसिड को पानी में घोलते हो, तो पानी में घुलने से ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, और वे H पॉजिटिव आयन कहाँ जाएंगे, जलीय विलयन में घुल जाएंगे, पानी में ही तो घुलेंगे। और
उन H पॉजिटिव आयनों में से कुछ H पॉजिटिव आयन किसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे? NH2 ग्रुप के द्वारा। तो जरूरी नहीं है कि जो H पॉजिटिव आयन यहां से रिलीज हुआ है, जो प्रोटॉन यहां से रिलीज हुआ है, वही प्रोटॉन यहां जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या पता ऐसा हो कि H पॉजिटिव आयन मींस प्रोटॉन किसी दूसरे अणु से निकला हो एमिनो एसिड के, और वो प्रोटॉन किसी दूसरे अणु के NH2 ग्रुप पर जाकर अटैच हो जाए। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं होता कि उसी अणु का प्रोटॉन निकला और उसी अणु के NH2 ग्रुप पे चला गया, ऐसा जरूरी नहीं है, इसके चांस बहुत कम हैं। बस हमें इतना पता है कि इसकी आदत प्रोटॉन देने की है। ये प्रोटॉन देगा और किसे देगा? जलीय विलयन में घुल जाएगा वो प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन। और इसकी आदत क्या है? प्रोटॉन लेने की है। पक्की बात है ये प्रोटॉन उठाएगा उसी विलयन में से, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि यहीं से इसे प्रोटॉन मिल जाए, चांस तो ऐसे भी हैं, पर इस ऐसे चांस बहुत कम है बेटे। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रोटॉन यहां से निकलेगा और ये चीज, ये वाला ग्रुप प्रोटॉन को रिसीव करेगा। जब यहां से प्रोटॉन या H पॉजिटिव कुछ भी कह दो आप, H पॉजिटिव को ही मैं प्रोटॉन बोल रहा हूं। H पॉजिटिव यहां से निकलेगा तो ये COO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा ग्रुप, और ये यहाँ प्रोटॉन या H पॉजिटिव रिसीव किया जाएगा तो ये NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह प्राप्त होने वाला आयन कहलाएगा ज्विटर आयन या द्विध्रुव आयन, ठीक है। तो हमें लिखना क्या है? हमें लिखना यह है बेटे कि यहां से लिख रहे हैं, चलो एग्जाम में यदि आ गया क्वेश्चन तो किस तरह लिखेंगे। आपको पता है कि एमिनो अम्ल में अम्लीय प्रकृति वाला कौन सा ग्रुप होता है? COOH ग्रुप। व क्षारीय प्रकृति वाला कौन सा ग्रुप होता है? क्षारीय प्रकृति वाला NH2 ग्रुप होता है। क्षारीय प्रकृति वाला NH2 ग्रुप होता है, ठीक है। अब क्या होगा? जलीय विलयन में ही लिख देते हैं, चलो। जलीय विलयन में COOH ग्रुप एक प्रोटॉन को आप H पॉजिटिव भी लिख सकते हो, को त्याग कर, एक प्रोटॉन को त्याग कर COO नेगेटिव में बदल जाता है। देखो COO नेगेटिव में बदल गया, तथा NH2 ग्रुप एक प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव को ग्रहण करके, एक प्रोटॉन को ग्रहण करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे? एक प्रोटॉन को ग्रहण करके NH3 पॉजिटिव में बदल जाता है। ठीक है बेटे। जिसके कारण एक द्विध्रुव आयन, देखो द्विध्रुव आयन है ना, दो ध्रुव है, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। एक द्विध्रुव आयन प्राप्त होता है, एक द्विध्रुव आयन प्राप्त होता है। इस तरह मिलता है द्विध्रुव आयन, जिसे क्या कहते हैं? जिसे ज्विटर, क्या कहते हैं? ज्विटर, जिसे ज्विटर आयन कहते हैं। इसे कहते हैं बेटे ज्विटर आयन। आप ध्यान रखेंगे
ऐसा आयन जिसमें दो ध्रुव हो और एमिनो एसिड से ही बनता है। ठीक है, इसका नाम आंतरिक लवण भी होता है, ध्यान रखना। ज्विटर आयन कह दो या आंतरिक लवण कह दो। ठीक है बेटे, हम लिख सकते हैं अतः एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल कह दो। अतः एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति दिखाता है, यानी कि अम्ल की तरह भी काम करता है, क्षार की तरह भी। मतलब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यदि आपने एमिनो एसिड को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया, मान लो एमिनो एसिड है और आपने इसे डाल दिया किसी अम्लीय विलयन में, तो यदि अम्लीय विलयन में डालोगे तो अम्लीय विलयन में तो पहले ही बहुत सारे H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो वहां क्या होगा, वहां सिर्फ ये अपना एक्शन दिखाएगा, यानी उन प्रोटॉन्स को रिसीव करेगा। यानी कि यदि अमीनो अम्ल को आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो तो वो बेस की तरह बिहेव करता है, और यदि बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो तो एसिड की तरह बिहेव करता है। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। अम्ल में डाल दोगे तो क्षार बन जाएगा और क्षार में डाल दोगे तो अम्ल बन जाएगा, क्योंकि उसके पास अम्लीय लक्षण दिखाने वाला ग्रुप भी है और क्षारीय लक्षण दिखाने वाला भी ग्रुप है। दोनों तरह के ग्रुप उसके पास हैं। ठीक है बेटे, तो आप चलो इस बात को लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं। एमिनो एसिड को अम्लीय विलयन में डालने पर, अम्लीय विलयन में डालने पर वह क्षार की तरह या क्षार की भांति व्यवहार करता है तथा यदि आप उसे क्षारीय विलयन में डाल दोगे, क्षारीय विलयन में डालने पर किसकी तरह व्यवहार करेगा, अम्ल की तरह। क्योंकि क्षारीय विलयन में बहुत सारे OH नेगेटिव आयन होंगे और उन OH नेगेटिव आयनों को जरूरत पड़ेगी H पॉजिटिव आयनों की, तो ये तो कोई काम नहीं करेगा, ये अपने H पॉजिटिव आयन निकालने शुरू कर देगा, तो एसिडिक करेक्टर दिखाएगा। डालने पर अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ठीक है बेटे, ये है आपका ज्विटर आयन, पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना है सबको। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब हमें पढ़ना है बेटे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, सम विभव बिंदु या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। सम विभव बिंदु इसे कहते हैं और पेपर में पूछा जाता है। बिल्कुल ध्यान से समझना, हम सम विभव बिंदु का अध्ययन करेंगे किसके रेफरेंस में, एमिनो एसिड के रेफरेंस में। तो एमिनो अम्लों के संबंध में सम विभव बिंदु का क्या मतलब होता है, देखो क्या मतलब होता है मैं बताता हूं। मान लो आपके पास कोई एमिनो एसिड है RCH और यहाँ है NH2, ये क्या है, एमिनो एसिड। और आपने एमिनो एसिड को घोल दिया है किसी अम्लीय विलयन में, ये लिख दिया मैंने। अम्लीय विलयन में पहले से ही बहुत सारे क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अम्लीय विलयन में हमने घोल दिया है, तो हम कह सकते हैं कि pH जो है वो pH कैसा है, अम्लीय pH है। सबको पता है अम्लीय pH का मतलब होता है ऐसा pH जो 7 से कम हो। तो यदि आप एमिनो एसिड को किसी अम्लीय विलयन में घोल दोगे, या ऐसा विलयन का pH होगा जिसे आप अम्लीय pH कह सकते हो, तो वहां पहले से ही बहुत सारे प्रोटॉन हैं, तो वो प्रोटॉन में से कुछ प्रोटॉन यहां ग्रहण कर लिए जाएंगे, बेसिक नेचर है NH2 ग्रुप का। तो क्या होगा, RCH, ये COOH का तो कुछ नहीं होगा, तो जू का तू रहेगा, पर यहाँ ये बन जाएगा NH3
पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया, ये धन आयन बना है। और जब ये धन आयन बना है तो किसकी ओर चलेगा, कैथोड की ओर गति करेगा ना, ऋण आवेशित प्लेट की ओर गति करेगा। हम कह सकते हैं कैथोड की ओर दौड़ना शुरू हो जाएगा कौन, एमिनो एसिड। यदि आप एमिनो एसिड को अम्लीय पीएच वाले विलयन में डाल दोगे, यानी किसी अम्लीय विलयन में डाल दोगे, तो क्या होगा, एमिनो एसिड धन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और कैथोड की ओर गति करेगा। पक्की बात है, बिल्कुल कैथोड की ओर दौड़ेगा वो। या आप कैथोड नहीं कहते हो तो ऐसा कह सकते हो कि ऋण आवेशित प्लेट की ओर दौड़ना शुरू कर देगा। अब देखो इसका अपोजिट यदि हम करें, मान लो हमारे पास NH2, ये हमारे पास है RCHCOOH और ये है NH2, ये हमारे पास एमिनो एसिड है। और इस बार हम इसे डाल रहे हैं किसी ऐसे विलयन में जो क्षारीय पीएच वाला हो। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि इसमें है OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट। और यदि इसमें OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि इस विलयन का पीएच कैसा है, क्षारीय पीएच है, यानी 7 से बड़ा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि 7 से बड़ा हो, हर एक एमिनो एसिड के लिए पीएच मान की निर्भरता अलग अलग होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि 7 से ज्यादा हो, जरूरी नहीं कि 7 से बहुत नजदीक हो, शायद बहुत ज्यादा दूर हो। ठीक है, इस बात पे निर्भर करता है कि हमारे पास एमिनो एसिड कौन सा है। अलग अलग एमिनो एसिड के लिए, क्योंकि सारे एमिनो एसिड उदासीन एमिनो एसिड तो होते नहीं है, आपको भी पता है, कुछ एमिनो एसिड अम्लीय होते हैं, कुछ अक्षारीय होते हैं। तो हर एक एमिनो एसिड के लिए पीएच मान ये डिफर करेगा, अलग अलग होगा। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यदि किसी एमिनो एसिड को उसके हिसाब से अम्लीय पीएच वाले विलयन में डालोगे तो क्या होगा, वो एमिनो एसिड उस अम्लीय पीएच वाले विलयन से H पॉजिटिव आयन ग्रहण करेगा और धन आयन में कन्वर्ट होगा। यदि धन आयन या कैटायन बनेगा तो वो ऋण आवेशित प्लेट की ओर गति करना शुरू हो जाएगा और सारा एमिनो एसिड कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, कैथोड प्लेट पर या उसके नजदीक। इसी तरीके से यदि एमिनो एसिड को आपने क्षारीय पीएच वाले विलयन में डाल दिया है जिसमें पहले से बहुत सारे OH नेगेटिव आयन हैं, तो यहां से H पॉजिटिव आयन निकलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि H पॉजिटिव OH नेगेटिव H2O बनता रहेगा ना। फिर इसे तो अपना लक्षण दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इसे आवश्यकता पड़ेगी और हमारे पास बनेगा RCHCOO नेगेटिव और ये NH2, मतलब हमारे पास बनेगा ऋण आयन। ठीक, ऋण आयन है ना, एनायन है, और ऋण आयन है तो वो कहाँ गति करना शुरू कर देगा, एनोड की ओर। एनोड की ओर हमारे एमिनो एसिड के अणु गति करना शुरू कर देंगे। ठीक है बेटे, पर यदि मैं आपको यूं कह दूं कि हमारे पास जो है कोई ऐसा पीएच मान है विलयन का जो लगभग उदासीन पीएच हो, मतलब ऐसा है कि उसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों ही बने, यानी यहां से H पॉजिटिव आयन भी निकलता हो और यहाँ H पॉजिटिव आयन ग्रहण भी किया जाता हो, तो होगा क्या, चलो मैं लिख ही देता हूं, RCHCOOH, ये है NH2, एमिनो एसिड है। और एमिनो एसिड में क्या करना है, हमें उसे एक, यहां जो पीएच लेना है विलयन का वो उदासीन पीएच होना चाहिए उस एमिनो एसिड के हिसाब से। हर एक एमिनो एसिड के लिए उदासीन पीएच मान 7 नहीं होता है, ध्यान से समझ लो इस बात को। आपने पढ़ा है कि उदासीन विलयन का पीएच 7 है, पर एमिनो एसिड की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो अम्लीय एमिनो एसिड है, क्षारीय एमिनो एसिड है या उदासीन एमिनो एसिड है। तो हमें पीएच उदासीन रखना है इसके हिसाब से, जिसमें H पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट हो और OH नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट हो, इसके हिसाब से ध्यान रखना है, एमिनो एसिड के हिसाब से। तो होगा क्या, होगा ये, यहां से H पॉजिटिव आयन भी रिलीज होगा और यहाँ H पॉजिटिव आयन को ग्रहण भी किया जाएगा। तो ये RCH ये तो बदल जाएगा COO नेगेटिव में और ये बदल जाएगा NH3 पॉजिटिव में। तो होगा क्या कि यहाँ केवल क्या बना था, धनायन जो कैथोड की ओर गति कर रहा था, यहां बना था ऋण आयन जो केवल एनोड की ओर गति कर रहा था, और यहां हमारे पास बना है कैसा आयन, ज्विटर आयन। ठीक है,
और ज्वेटर आयन बना है, तो धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, तो हम कहेंगे किसी भी इलेक्ट्रोड, चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, की ओर गति नहीं करेगा एमिनो एसिड। ठीक है, तो इस पीएच को, ये जो उदासीन पीएच है, इस पीएच को हम कहते हैं समविभव बिंदु। क्या कहते हैं बेटे? समविभव बिंदु। या फिर आप इसे ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब एमिनो एसिड को किसी अम्लीय विलयन में डाला जाता है, अम्लीय पीएच वाले विलयन में डाला जाता है, तो वो क्षार की भांति व्यवहार करता है। परंतु जब एमिनो एसिड को किसी क्षारीय पीएच वाले विलयन में डाला जाता है, तो वह अम्ल की भांति व्यवहार करता है। परंतु जिस पीएच मान पर एमिनो एसिड अम्ल तथा क्षार दोनों की भांति व्यवहार करता है, उस पीएच को हम कहते हैं क्या? समविभव बिंदु। उसे कहते हैं समविभव बिंदु। अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करें। ठीक है बेटे, तो हम लिख सकते हैं, यहां से लिखते हैं, चलो हम लिख सकते हैं अम्लीय पीएच होने पर। भाई सबसे पहले हमने पीएच क्या लिया था? अम्लीय। अम्लीय पीएच होने पर वो विलयन जिसमें एमिनो एसिड घोल रखा है, उसके पीएच की बात कर रहे हैं। तो अम्लीय पीएच होने पर क्या हुआ था? एमिनो एसिड धन आयन में बदलकर कैथोड की ओर गति करता है। कैथोड की ओर गति करता है। किसकी ओर गति करता है? कैथोड की ओर। तथा क्षारीय पीएच होने पर एमिनो एसिड ऋण आयन में ही तो बदला था बेटे, यहाँ ऋण आयन में। कहाँ बदला था ये? ऋण आयन में बदलकर, ऋण आयन किसकी ओर गति करता है? एनोड प्लेट की ओर या धनावेशित प्लेट की ओर। बदलकर एनोड की ओर गति करता है। ठीक है, एनोड की ओर गति करता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। परंतु ध्यान से समझियो, एक निश्चित पीएच मान पर या पीएच पर एमिनो एसिड, एक निश्चित पीएच पर क्या होगा? परंतु एक निश्चित पीएच पर एमिनो एसिड का धनावेश, ऐसे लिखते हैं, धनावेश व ऋणावेश संतुलित हो जाता है। यानी जितना धनावेश आएगा उसके ऊपर उतना ही ऋणावेश संतुलित हो जाता है। ठीक है, यदि 1 इकाई धनावेश आया है तो 1 इकाई ऋणावेश आएगा। अतः एमिनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड, चाहे वो कैथोड हो या एनोड, की ओर, किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करता है। किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करेगा बेटे ऐसी स्थिति में, जब वो निश्चित पीएच आएगा, एक निश्चित पीएच आएगा। ठीक है, इस निश्चित पीएच को ही क्या था हमारा हेडिंग बताओ? इस निश्चित पीएच को ही क्या कहते हैं? समविभव बिंदु कहते हैं।
समविभव बिंदु कहते हैं। इसे कहते हैं बेटे समविभव बिंदु, ध्यान रखेंगे। और एक बात बताता हूं आपको, इसका मान सभी एमिनो एसिड्स के लिए अलग अलग होता है, ये चीज ध्यान रखना है। सभी एमिनो एसिड्स का समविभव बिंदु एक जैसा नहीं होता है। कभी आप ऐसा ही सोच के बैठे हो कि एक जैसा ही होगा, सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि एमिनो एसिड का नेचर भी तो अलग अलग है बेटे। कोई अम्लीय एमिनो एसिड है, कोई क्षारीय एमिनो एसिड है। अब हम बात करेंगे, चलो उपयोग की बात करते हैं कि एमिनो एसिड का उपयोग दैनिक जीवन में हम कहाँ कहाँ करते हैं या हमारे जीवन से किस प्रकार संबंधित है। उपयोग में सबसे पहला जो हमने परिभाषा लिखी थी, प्रोटीन के निर्माण में। प्रोटीन के निर्माण में आपको पता है प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड से ही होता है। एमिनो एसिड प्रोटीन के निर्माण की यह संरचनात्मक इकाई है। क्या है? संरचनात्मक इकाई। और एमिनो एसिड बेटे वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। वृद्धि के लिए क्या है? आवश्यक। क्योंकि एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है और प्रोटीन जरूरी है वृद्धि के लिए। ठीक है। तीसरा इसका उपयोग होता है हार्मोन्स के निर्माण में। हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं ना, तो हार्मोन्स में भी एमिनो एसिड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। हार्मोन्स के निर्माण में भी एमिनो एसिड ही यूज किए जाते हैं। एमिनो एसिड ही यूज होते हैं हार्मोन्स के निर्माण में। ठीक है बेटे। और जो हमारा शरीर है ना, तो हमारे शरीर से जो विषैले पदार्थ हैं जिनका उत्सर्जन करना है, तो विषैले पदार्थों के निष्कर्षण में, बॉडी में से विषैले पदार्थों को निकालने में भी काम करता है एमिनो एसिड। शरीर से विषैले पदार्थों के निष्कर्षण में। ठीक है। बायोलॉजी में आप इसके बारे में पढ़ते होंगे कि एमिनो एसिड कैसे विषैले पदार्थों को हमारी बॉडी से निकालता है बाहर, उत्सर्जन के द्वारा। ठीक है बेटे। तो हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि एमिनो एसिड क्या होता है और एमिनो एसिड का वर्गीकरण हम किस तरह कर सकते हैं NH2 ग्रुप की स्थिति के आधार पर और रासायनिक प्रकृति के आधार पर और शरीर के लिए आवश्यकता के आधार पर। यह एमिनो एसिड का हमने वर्गीकरण किया था 3 तरीके से। फिर हमने पढ़ा था एमिनो एसिड के भौतिक गुण और फिर रासायनिक गुण पढ़े थे और फिर पढ़ा था हमने ज्विटर आयन का क्या मतलब होता है। ज्विटर आयन कह दो या द्विध्रुव आयन कह दो या फिर आप आंतरिक लवण भी कह सकते हो। और उसके बाद हमने पढ़ा है कि हाँ, ज्विटर आयन या एमिनो एसिड का एक समविभव बिंदु भी होता है। तो समविभव बिंदु भी आपको पता होना चाहिए एमिनो एसिड का कि इसका क्या मतलब है। और फिर हमने थोड़े से एमिनो एसिड के उपयोग देखे हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है, लेक्चर कंप्लीट होता है। बस आप हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि आपको किसी भी यूनिट को एक निश्चित क्रम में पढ़ना है और अपने नोट्स अपने हाथ से लिखकर बनाने हैं। और आपकी NCERT की बुक है, उसके सारे उदाहरण और सारे पाठ्यनिहित प्रश्न और सारे अभ्यास प्रश्न जरूर करने हैं। इतने काम को एक यूनिट के कंप्लीट करने के बाद फिर आप अपनी रेफरेंस बुक या साइड बुक पे स्विच करोगे या मॉडल पेपर या सैंपल पेपर या जो भी आप 10 इयर्स या फिर क्वेश्चन बैंक जो भी आप एग्जाम के लिए लाते हो उसके ऊपर आपको बाद में जाना है। पहले किसी भी यूनिट को पूरा पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, उसके NCERT के जो मैं उदाहरण कराता हूँ, पाठ्यनिहित प्रश्न और अभ्यास प्रश्न कराता हूँ, इस तरह एक यूनिट को कंप्लीट करो और उसके बाद स्विच करो अपनी रेफरेंस बुक पर। फिर देखो कितना मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है बेटे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।